अफेयर्स। तो 4 फरवरी के जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है वो आज हमें डिस्कस करना है। ठीक है, वीडियो के लास्ट में जो हेडिंग्स है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि साइंस से रिलेटेड है, उसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डे के बारे में। तो 4 फरवरी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है और इस साल की जो थीम डिसाइड की गई है वो है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप जो है 2023 की वर्ल्ड कैंसर डे की थीम है। इस दिन की शुरुआत या पहली बार ये एग्जिस्टेंस में कब आया था? 2000 में आया था। तो ये आज का इम्पोर्टेंट डे है, आप इसे याद रखेंगे। एक छोटी सी जानकारी आपको देनी थी, अगर आप लोग जो हमारा ईयर बुक का एडिशन है उसकी हार्ड कॉपी चाहते हैं, मैगजीन को आप लेना चाहते हैं, तो उसकी ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हैं। और बुकिंग करने के लिए आप parchamstore.in को विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप ईयर बुक को बुक कर लेंगे और उसके बाद 15 फरवरी तक इसकी शिपिंग आपको कर दी जाएगी। तो 10 फरवरी तक बेसिकली यहाँ पे आपके प्री बुकिंग ऑर्डर यहाँ पर लिए जाएंगे। तो आप अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो parchamstore.in पे विजिट कर लेंगे। ओके, अगर आज की क्लास का पीडीएफ चाहिए तो करंट अफेयर्स का पीडीएफ कहाँ से मिलता है? टेलीग्राम से मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन। सबसे पहली बात करते हैं हम AFC एशियन कप के बारे में। आपको पता है कि जो AFC वर्ल्ड कप या एशियन कप है वो हर 4 साल में कंडक्ट होता है। लास्ट एडिशन 2019 में हुआ था, इसमें +4 ऐड करोगे तो मतलब अगला एडिशन 2023 में होगा। उसके बाद 2027 में जो है AFC मतलब एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियन कप को खेला जाएगा। तो AFC जो 2019 का कप था वो कौन सा एडिशन था? 17वें नंबर का एडिशन था। 2023 का 18th नंबर का एडिशन होगा और 2027 में 19th नंबर का एडिशन खेला जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो AFC जो 17th एडिशन था एशियन कप का वो कहाँ पर खेला गया था? वो खेला गया था UAE में। कहाँ पर खेला गया था? वो UAE में खेला गया था और कतर इसको जीता था। 2023 का एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशिया कप कौन होस्ट करेगा? तो कतर इसको होस्ट करने वाला है और इस एशियन कप की शुरुआत 26 जून से होगी, जुलाई 16 तक चलेगी। अब यहाँ पे बिडिंग की गई थी और बिडिंग में भारत भी इंक्लूड था, शामिल था, लेकिन बिडिंग को फाइनली किसने जीता है? सऊदी अरेबिया के द्वारा जीता गया है। तो 2027 मतलब 2027 का जो AFC एशियन कप है वो सऊदी अरेबिया में खेला जाएगा। क्लियर हो गया इतनी चीजें? तो द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन मतलब AFC हैज अनाउंस्ड दैट किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया वॉन द होस्टिंग राइट ऑफ द 2027 एशियन नेशन कप। तो 2027 का AFC एशियन कप को होस्ट करेगा या मेजबानी करेगा सऊदी अरेबिया। ये बात अभी रिसेंटली जो 33 नंबर की कांग्रेस की मीटिंग हुई थी AFC की, कहाँ पर? मनामा में, वहां पर एक बात डिस्क्लोज की गई, अनाउंसमेंट किया गया। ठीक है, सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद है और करेंसी यहाँ पर रियाल चलती है। तो आपको तीनों एडिशन याद रखने हैं क्योंकि 2023 में अगला एडिशन होना है। तो क्वेश्चन आपसे पुराने एडिशन से पूछेगा कि 2019 में कौन सा एडिशन हुआ था, कहाँ पे खेला गया था, कौन जीता था। 2023 का कतर में होगा और 2027 का कहाँ होगा? सऊदी अरेबिया में होगा। ओके है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसका फॉर्मेशन रखने का जो विजन था या जो फॉर्मेशन रखने का फाउंडेशन स्टोन है, आप कह सकते हैं कि फ्रांस और भारत की मदद से ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना है। और इस बॉडी का जो हेड ऑफिस है वो भारत में है, गुरुग्राम में। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इंडिया वेलकम्स कॉन्गो इनटू इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो भारत ने कॉन्गो को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए स्वागत किया है, उसके फ्रेमवर्क में साइन करने के लिए बोला है। ठीक है, तो उसी के ऊपर यहाँ पे चर्चा हो रही है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट वॉज साइन बाय रेमंड सर्चवेल। तो रेमंड सर्चवेल जो है वो एम्बेसडर है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के। उन्होंने जो ISA का फ्रेमवर्क है, एग्रीमेंट है, उस पर साइन कर दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बेसिकली एक इंटरनेशनल या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कि जो आपकी कर्क रेखा मतलब आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इक्वेटर है और आपकी मकर रेखा है, ठीक है, तो इन तीनों के बीच में ये जो रीजन है, यहाँ पर जितने भी देश आते हैं, लगभग 121 कंट्रीज हैं, तो यहाँ पर सभी के पास सोलर एनर्जी होती है, सन की लाइट यहाँ पर आती है, तो हमें उस सोलर एनर्जी को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है।
तो यही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बेसिकली मकसद है, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। बात समझ में आ रही है? तो इट इज अ ट्रीटी बेस्ड इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन who primarily function is to promote solar development by the reducing the cost of financing and technology. It is a nodal agency to implement one sun, one world and world grid. तो आप कह सकते हैं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पे जितने भी देश हैं उनको इस एग्रीमेंट में शामिल करते हुए रिन्यूएबल एनर्जी हमको जनरेट करनी है, मतलब सोलर एनर्जी हम जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है ना। It was launched by the Prime Minister of India and the President of France 2015। 2015 में फ्रांस और भारत की मदद से इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, ठीक है। इनका उद्देश्य जो है वो 1000 गीगावाट सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी हमको बनानी है और इसके लिए लगभग $1000 बिलियन इन्वेस्टमेंट भी करना है। कब तक? 2030 तक। इसका हेड ऑफिस गुरुग्राम में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कॉन्गो के बारे में। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसके लिए आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट जाना पड़ेगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जैसे ही आप पहुंचेंगे, जैसे हम डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, इसे हम डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है अल्जीरिया। ऊपर की तरफ, अब मैप पूरा नहीं है, ऊपर की तरफ आप जाओगे तो यहाँ पर एक कंट्री मिलेगी जिसका नाम है अल्जीरिया। अल्जीरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद सेकंड नंबर पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आता है, ठीक है। अब ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, यहाँ पर एक नदी बहती है, एक रिवर का फ्लो है जिसका नाम है कॉन्गो जायरे रिवर या कॉन्गो रिवर। और कॉन्गो रिवर एक ऐसी रिवर है, कॉन्गो रिवर एक ऐसी रिवर है जो हमारी इक्वेटर को 2 टाइम्स कट करती है। तो याद रखेंगे, कॉन्गो रिवर एक ऐसी रिवर है जो हमारी भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर को 2 बार कट करने का काम करती है। अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा के बारे में, तो कर्क रेखा यहाँ पर आपको एक नदी मिलेगी माहे या माही रिवर जो है वो मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में आपको बेसिकली मिलेगी बहती हुई, जो कि आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। वैसे ही अगर आप नीचे जाएंगे, नीचे की तरफ यहाँ पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मतलब मकर रेखा है, इसको भी एक नदी 2 बार कट करती है, जिसका नाम क्या है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है। मैं ही क्यों बताऊं भाई सब कुछ, कुछ आप भी हमको ज्ञान दीजिए। तो माहे रिवर हो गई, कॉन्गो रिवर हो गई, और ये 3rd नंबर की रिवर मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देती हूँ। ये नदी भी आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ कहीं ये यहाँ पर बहती हुई दिखाई देगी, ठीक है। इसका नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी और बातें, अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे पहुंच ही गए हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी और बातें हमें कर लेनी चाहिए। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है उसकी करेंसी कॉन्गो फ्रैंक है। यहाँ पर ये आपको एक लेक भी मिलेगी विच इज विक्टोरिया लेक, और विक्टोरिया लेक भी जो है वो भूमध्य रेखा या इक्वेटर पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको कालाहारी डेजर्ट देखने को मिल जाएगा। ऊपर आप जाओगे तो सहारा डेजर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पिग्मी ट्राइब हो गई, बुशमैन ट्राइब हो गई, ठीक है। पिग्मी, बुशमैन, ये सभी ट्राइब जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाई जाने वाली ट्राइब्स है। नेक्स्ट है, इसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, थोड़े से इसमें न्यूज़ को ऐड करना था, इसलिए आज मैंने वापस से इस न्यूज़ को कवर कर लिया है। अच्छा, हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी हैं। इन्होंने अनाउंस किया है कि दिसंबर 2023 तक भारत को पहले अपनी हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन मिल जाएगी, ठीक है। इंडिया टू लॉन्च फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन बाय द दिसंबर 2023 ऑन हेरिटेज रूट अनाउंस्ड बाय रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। अच्छा, कुछ समय पहले मैंने करंट अफेयर्स में आपको बताया था कि चाइना ने भी हाइड्रोजन पावर ट्रेन की शुरुआत की है, और चाइना एशिया का पहला देश बन गया है जिसने हाइड्रो पावर ट्रेन की शुरुआत की है, और वर्ल्ड का 2nd नंबर का कंट्री चाइना बन गया है, क्योंकि वर्ल्ड में 1st नंबर पे आता है जर्मनी जिसने हाइड्रोजन पावर ट्रेन की शुरुआत की थी। और भारत भी दिसंबर 2023 तक इस ट्रेन की शुरुआत करने वाला है। बेसिकली पहले ये हेरिटेज जो सर्किट है वहां पर इस ट्रेन को रन किया जाएगा, जैसे कि कालका शिमला जो हेरिटेज सर्किट है वहां पर। इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट हुआ है, वंदे मेट्रो। आप लोगों ने वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में तो सुना होगा ही, अब यहाँ पर एक नया इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है, वंदे मेट्रो। तो वंदे मेट्रो क्या है? बेसिकली जैसे कि कोई शहर है, कोई बड़ा शहर है, मुंबई ही ले लेते हैं, और या कोई और दूसरा बड़ा शहर है, उसके आसपास छोटे छोटे गांव या शहर या सिटीज होते हैं, तो वो कैसे कनेक्टेड होते हैं? रेलवे से, लोकल्स के जरिए, छोटी छोटी ट्रेन के जरिए आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो
छोटी छोटी जगहों से शहरों में लोग काम करने आते हैं, मतलब किसी बड़ी सिटी के आसपास जो छोटी छोटी जगह हैं वहाँ से लोग काम करने के लिए आते हैं, तो वो आसानी से अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच सके, अपने घर तक पहुँच सके। तो इन लोगों के लिए यहाँ पे वंदे मेट्रो चलाई जाएगी। ठीक है, वंदे मेट्रो बिग सिटीज में चलाई जाएगी, जिससे जो वर्क पर्सन है वो आसानी से ट्रेवल कर सके अपने वर्किंग प्लेस और होम के बीच में। ओके। अच्छा, रिसेंटली जो हमारा गवर्नमेंट का बजट आया है उसमें रेलवे का बजट भी 2.41 2.41 लाख करोड़ का बजट रेलवे का अभी आया है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं पीएम कुसुम स्कीम के बारे में, क्योंकि इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया है 2026 तक। ओके, मार्च 2026 तक गवर्नमेंट के द्वारा पीएम कुसुम स्कीम को एक्सटेंड किया है। तो पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि ये स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, इस स्कीम को क्यों लॉन्च किया गया था और कब लॉन्च किया गया था। ये 3 क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए। तो पहली बात करते हैं, पीएम कुसुम स्कीम को 2019 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य था रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना, और किसान जो होते हैं, हमारे जो फार्मर्स होते हैं, वो सोलर ग्रिड का यूज कर सके। सोलर ग्रिड से वो अपने मशीन्स को रन कर सकते हैं, अपने सबमर्सिबल को, मोटर्स को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो जिससे इनकी आय का स्रोत भी एक जनरेट किया जा सकता है। ये प्लांट लगा लें, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके गवर्नमेंट को भेज दें, मतलब कुछ भी करें। यहाँ पे बेसिकली किसानों की मदद करने के लिए वो सोलर ग्रिड सेटअप करने के लिए पीएम कुसुम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इनका लक्ष्य था 30,800 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करना, जिसके लिए 34,000 करोड़ रुपए का बजट भी रखा था। लेकिन ये स्कीम पूरी तरीके से सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ द कोविड। इसलिए गवर्नमेंट ने मार्च 2026 तक इस स्कीम को फर्दर एक्सटेंड करने का काम कर दिया है। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन संभालते हैं? आर.के. सिंह संभालते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पीएम कुसुम का फुल फॉर्म क्या है। तो पीएम तो प्रधानमंत्री हो गए, कुसुम का नाम देखते हैं। कुसुम मतलब किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम का फुल फॉर्म है। ठीक है, सो अब बात करते हैं नमस्ते स्कीम के बारे में। नमस्ते, अभी हमारा जो यूनियन बजट आया था, तो यूनियन बजट में नमस्ते स्कीम के बारे में भी बताया गया, और नमस्ते स्कीम के लिए यूनियन बजट में 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि बजट में जो जो भी स्कीम थी मैं उनको डिटेल में डिस्कस करूं, तो एक बार आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। नहीं तो आपका वो बजट वाला सेशन देख के सारा काम हो गया हो तो फिर हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो जैसा भी आपको लगता है आप मुझे बताइए, तो आने वाले समय में फिर ऐसी और स्कीम को मैं फिर डिस्कस करूँ। नहीं तो बजट में हो गया हम उसको भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, आपके मैसेज पे डिपेंड करेगा। सो हम बात करते हैं नमस्ते स्कीम के बारे में, जिसको यूनियन बजट में इंट्रोड्यूस किया गया है और जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है। अब नमस्ते का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं पहली चीज तो, और ये स्कीम है क्या वो भी हम देखेंगे। नमस्ते का मतलब होता है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम। ठीक है, अब आप लोग जो पुरानी अगर पद्धति की बात करें तो ये जो होता है होल, या फिर आप गटर बोल सकते हैं या सेप्टिक टैंक बोल सकते हैं, तो इनको जब क्लीन करना होता है तो कोई जो पर्सन है वो इनके अंदर जाते हैं। वो अंदर जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना बुरी जगह होती है, वहाँ पे कितने सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और कई सारे पर्सन्स की जान भी चली जाती है। तो हम चाहते हैं कि ये जो सेप्टिक टैंक है ये मैकेनाइज तरीके से साफ किए जाए। इन होल के अंदर किसी भी व्यक्ति को जाने की जरूरत नहीं है इन सेप्टिक टैंक को क्लीन करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब जब लोगों को हटा देंगे यहाँ से, ये सैनिटेशन जो वर्कर है इनकी जान चली जाती है, तो आप इनको यहाँ से हटा के मशीनों का यूज करेंगे, तो अब इनके पास क्या रोजगार होगा, ये लोग क्या करेंगे? तो इनके लिए दूसरा रोजगार प्रोवाइड करना है, इनका एक ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड हमको देना है, जिसके लिए नमस्ते स्कीम आई है। बात समझ में आ रही है? The government of India aim to mechanize septic tank cleaning and sewer cleaning in the towns and city. The scheme aims to provide an alternative livelihood to sanitation worker. तो sanitation worker को हमें दूसरा यहाँ पे कह सकते हैं कि दूसरे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हैं। ठीक है, अच्छा, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव केवल इतना सा ही है कि कोई भी जान सैनिटेशन के सेक्टर में काम करने वाले जो मजदूर हैं, भाई हैं, हमारे वर्कर्स हैं, उनकी जान ना जाए, मतलब विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जो है इन सीवर टैंक्स को क्लीन किया जा सके। ठीक है, साथ ही साथ जो सीवर वर्कर इनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार किया जाए, इनको एक ऑल्टरनेटिव अपनी जीविका चलाने के लिए साधन प्रोवाइड किए जाए। ठीक है, इसके अलावा
पहले फेज में 1500 सिटीज को सिलेक्ट किया जाएगा और वो 1500 सिटीज वो होंगी जो कि अमृत सिटी हैं। अभी हम अमृत के बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी दे देंगे। तो 1500 सिटीज पहले फेज में सिलेक्ट की जाएंगी जो कि अमृत सिटीज हैं, और इनके जो भी सीवर्स हैं या फिर सेप्टिक टैंक है उनको मैकेनाइज तरीके से यहाँ पे क्लीन करने का काम किया जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें। अमृत अमृत जो प्रोग्राम है इसकी शुरुआत 2015 में जून में की गई थी। जून 2015 में ये अमृत की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो अमृत सिटीज क्या होती हैं आप यहाँ से समझ सकते हैं। बेसिकली जो अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत का पूरा नाम होता है, इसके अंदर जो प्लान की जा रही है सिटी उनको अमृत सिटी कहते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज चेंज द नेम ऑफ भोपाल इस्लाम नगर विलेज टू जगदीशपुर विद इमीडिएट इफेक्ट। तो मध्य प्रदेश सरकार ने तत्काल प्रभाव से भोपाल इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है। तो भोपाल का में एक जगह है इस्लाम नगर जिसका नाम बदल के जगदीशपुर कर दिया गया है। ठीक है, और इमीडिएट इफेक्ट से, जिसके कारण यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी ऑब्जेक्शन भी नहीं है। अब इस्लाम नगर जो विलेज है वो भोपाल से 12 किलोमीटर की दूर पे है। ठीक है, जिसका नाम जगदीशपुर कर दिया गया है। कुछ समय पहले जो मुगल गार्डन था उसका नाम भी हमने अमृत उद्यान कर दिया था। अब क्या जगदीशपुर की क्या कहानी है। बेसिकली जो सिटी है या छोटा सा जगह जो टाउन है जिसका नाम आज इस्लाम नगर था, हमने वापस से जगदीशपुर किया है। बेसिकली इसका ओरिजिनल नाम जगदीशपुर था, और ये जो जगह है ये फोर्ट्स के लिए जानी जाती है, किलों के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो भोपाल शहर है, भोपाल बेसिकली मध्य प्रदेश की कैपिटल है, और भोपाल की स्थापना जो है या भोपाल का फॉर्मेशन स्टोन किसने रखा था, 1724 में दोस्त मोहम्मद खान ने रखा था। और दोस्त मोहम्मद खान एक अफगान के सोल्जर थे। तो उन्होंने लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर जो आज का मॉडर्न भोपाल है वहां पर एक जगह थी जिसका नाम था जगदीशपुर, और जगदीशपुर को अपनी कैपिटल बना लिया था और उसका नाम चेंज करके इस्लाम नगर रख दिया था। ठीक है, फिर वहाँ पे छोटे और कुछ बड़े किले भी इस्लाम नगर में बनाए, और इस्लाम नगर के बाद जब पूरी तरीके से भोपाल को इन्होंने डेवलप कर दिया तो अपनी कैपिटल को फिर भोपाल में इन्होंने शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहानी थी जगदीशपुर की, इसलिए वापस से इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर कर दिया है। तो आपको याद रखना है कि दोस्त मोहम्मद खान वॉज द फाउंडर ऑफ भोपाल सिटी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम समता कुंभ। समता कुंभ का आयोजन शुरू हो गया है कहाँ पर, तेलंगाना में। जो स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी है उसका जो प्रमाइसेस है वहां पर समता कुंभ का आयोजन किया जा रहा है 2 फेब से लेकर 14 फेब तक। अब ये स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी क्या है ना, इसके ऊपर भी अभी हम चर्चा करते हैं। तो अभी फिलहाल समझते हैं कि समता कुंभ का आयोजन कहाँ हो रहा है। तो समता कुंभ बिगिन एट मुंचिंतल तेलंगाना हैदराबाद में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये जो प्रमाइसेस है बेसिकली स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का, वहां पर ये पूरा समता कुंभ का आयोजन किया जाएगा। ओके है, ये जो स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी है इसका उद्घाटन या इनॉग्रेशन कुछ समय पहले मतलब 2022 में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा किया गया था। अब इस स्टैच्यू की क्या खास बात है उसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। ये जो स्टैच्यू है बेसिकली आप देखेंगे 5 धातुओं से मिलकर बना है। ठीक है ना, 5 धातुओं से मिलकर बना है, 5 मेटल से मिलकर बना है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास और जिंक। ये स्टैच्यू लगभग 216 फीट टॉल है। ठीक है, और ये टॉलेस्ट मेटेलिक स्टैच्यू है इन सिटिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड। तो बैठी हुई अवस्था में ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट मेटेलिक स्टैच्यू है, जो कि बैठी हुई अवस्था में है, द टॉलेस्ट मेटेलिक स्टैच्यू इन द सिटिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड। इसकी जो वेदी है, वेदी मतलब जिसपे स्टैच्यू बना हुआ है ना, नीचे का जो हिस्सा है इसको क्या कहोगे आप, वेदी कहोगे। तो लगभग 54 फीट की ये वेदी है। ठीक है, जिसपे ये स्टैच्यू रखा हुआ है, और 54 फीट की ये हाई बिल्डिंग है जिसका नाम क्या है, भद्र वेदी। क्या नाम है इसका, भद्र वेदी, जिसमें आपको आर्ट गैलरी मिलेगी, एजुकेशन गैलरी मिलेगी, और श्री राम अनुजाचार्य जी के जो वर्क है वो बहुत सारे वर्क भी डिटेल में आपको इस अंदर की जो म्यूजियम या फिर वेदी है वहां पर मिलेंगे। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी के बारे में। अब ये कौन है, ये है ज्योति आदित्य सिंधिया। क्या करते हैं ये, तो ये हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। इनके द्वारा अभी इंडिया वन एयर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की शुरुआत की गई है। सो ज्योति आदित्य सिंधिया इनॉग्रेट्स इंडिया वन एयर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। ठीक है, अब देखिएगा आप लोगों ने कुछ समय पहले कई समय से सुन रहे हैं कि जो एयरलाइंस हमारे देश में ऑलरेडी काम कर रही थी तो लॉसेस के कारण कई सारी एयरलाइंस बंद भी हो गई हैं,
लेकिन एक एयरलाइन थी जिसको भी हाल ही में शुरुआत किया गया है, जिसका नाम है इंडिया वन एयरलाइन। इंडिया वन एयर जो है वो एक इंडिया की रीजनल एयरलाइन है, जिसका मकसद क्या है कि जो हमारे छोटे छोटे शहर हैं, टियर 2 सिटीज़ हैं, टियर 3 सिटीज़ हैं, उनमें एयर के ज़रिए कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है। इसका फॉर्मेशन स्टोन 2020 में रखा गया था, लेकिन इनकी जो पहली फ्लाइट रन हुई थी इंडिया वन एयर की, वो अगस्त 2022 में हुई थी। बात समझ में आ रही है? अहमदाबाद बेस्ड ये इंडिया वन एयरलाइन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया वन एयरलाइन का हेड ऑफिस कहाँ है, तो आप बोलेंगे अहमदाबाद में है। इतनी चीजें क्लियर है। सो सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योति आदित्य सिंधिया हैज इनॉग्रेटेड इंडिया वन एयर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम फ्लाइट ऑपरेशन फ्रॉम जमशेदपुर कोलकाता अंडर द उड़ान स्कीम। तो जमशेदपुर को कोलकाता से एयर के जरिए कनेक्ट करेगी अंडर द उड़ान स्कीम। कौन सी एयरलाइन? इंडिया वन एयरलाइन है। ठीक है। साथ ही साथ अपनी स्पीच में ज्योति आदित्य सिंधिया जी ने ये भी कहा, जब से हमने उड़ान स्कीम शुरू की है रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, और पिछले कुछ सालों में हमारे देश में जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी संख्या भी इंक्रीज हुई है। 2013-14 तक हमारे देश में 74 एयरपोर्ट्स थे, अब इन एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़कर 147 हो चुकी है। ठीक है। और उड़ान योजना के अंतर्गत 2.15 लाख जो फ्लाइट्स हैं वो डेली बेसिस पे ऑपरेट हो रही हैं। तो उड़ान क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान स्कीम है कि हर एक व्यक्ति जो है वो एयर यात्रा कर सके, फ्लाइट में यात्रा कर सके, और जो हमारे देश के ही अंदर बड़े बड़े शहर हैं उनके बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाना। टियर 2 टियर 3 जो सिटीज़ हैं उनके बीच में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उड़ान स्कीम को 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है। उड़ान स्कीम का जो पहला डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था ना, वो 21 अक्टूबर को हुआ था 2016 में। ठीक है। तो 21 अक्टूबर 2016 को उड़ान स्कीम का पहला डॉक्यूमेंट को रिलीज किया गया था। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि 21 अक्टूबर को हम उड़ान डे मनाएंगे। तो उड़ान डे 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। उड़ान स्कीम के अंतर्गत पहली फ्लाइट को लॉन्च किया गया था, मतलब पहली फ्लाइट जो टेक ऑफ हुई थी वो कब हुई थी? जनवरी 2017 में हुई थी। उड़ान स्कीम वॉज द फर्स्ट स्कीम ऑफ इट्स टाइप इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में एक सबसे पहली स्कीम है जो कि उस देश के टियर 2 और टियर 3 सिटीज को आपस में कनेक्ट करती है, और इसके जो चार्जेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, मतलब मिनिमम कॉस्ट पे एक आम व्यक्ति भी एयर फ्लाइट में टिकट परचेज कर सकता है और यात्रा कर सकता है। ठीक, इतनी चीजें। नेक्स्ट है DCPCR। अब DCPCR क्या है? ये दिल्ली कमीशन फॉर प्रमोशन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक है। तो दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स DCPCR लॉन्च व्हाट्सएप चैटबोट बाल मित्र फॉर चिल्ड्रन। तो बच्चों के लिए बाल मित्र व्हाट्सएप चैटबोट की शुरुआत दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के द्वारा की गई है। ये इनिशिएटिव बेसिकली 2 वे कम्युनिकेशन है, जिसमें लोग अपने कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और बदले में उनको रिस्पॉन्स भी दिया जाएगा। बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्शन करना इसका बेसिकली एक उद्देश्य है। ठीक है। तो इस चैटबॉट के फीचर है कि कंप्लेंट रजिस्टर कर लो, इन्फॉर्मेशन सर्च कर लो, अपनी कंप्लेंट के स्टेटस को ट्रैक भी आप कर सकते हैं। दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के जो चेयरमैन है वो अनुराग कुंडू हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, विच इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू रजिस्टर 10,000 न्यू MSME। देखिएगा, अभी आपको मैंने बताया था कि MSME के लिए भी बजट में 9,000 करोड़ रुपीस दिए गए हैं, राइट। आगे यहाँ पे बात करते पहला जिला कौन सा बन गया है जिसके अंदर 10,000 से ज़्यादा नए MSME को रजिस्टर किया गया है। तो ये जिला केरला का है, जिसका नाम है अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट। अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट जो कि केरला में है, ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बन गया है जिसने अचीव किया है रजिस्ट्रेशन ऑफ 10,000 न्यू MSME। ठीक है। जिससे जॉब भी क्रिएट हुई है और भारत की GDP को भी इसमें मदद मिलेगी। तो केरला ऐसा कैसे कर पाता है कि वो हर चीज़ में आगे? क्योंकि वहाँ की पॉलिसी कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट होती है। जैसे कि अगर हम लास्ट ईयर का बजट उठाएंगे केरला का, तो लास्ट ईयर का जो केरला का बजट आया था 2022-23 में, तो उन्होंने यहाँ पर एंटरप्राइजेस कैंपेन लॉन्च किया था और गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एज द ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस। तो ये लोग इंटरप्राइजेस को बहुत बढ़ावा देते हैं, स्टार्टअप को बहुत बढ़ावा देते हैं। यही कारण है कि अगर टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट देखेंगे जहाँ पे सबसे नंबर ऑफ MSME रजिस्टर हुए हैं ना, तो वो तीनों के तीनों केरला के हैं। ठीक है। चलिए ना नेक्स्ट बात करते हैं, त्रिशक्ति प्रहार एक्सरसाइज। इंडियन आर्मी कंडक्टेड मिलिट्री एक्सरसाइज इन द नॉर्थ बंगाल। तो त्रिशक्ति प्रहार एक्सरसाइज को रिसेंटली इंडियन आर्मी ने कंडक्ट कराया है।
खत्म हो चुकी है। 21 जनवरी से शुरू हुई थी, 31 जनवरी तक ये खत्म हो गई। 10 दिन तक ये एक्सरसाइज रन हुई थी। फाइनली ये कंक्लूड हो चुकी है। कहाँ पर कंडक्ट कराई गई थी? नॉर्थ बंगाल में कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है, तो भारतीय सेना ने संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का समापन कर दिया है। ये एक्सरसाइज नॉर्थ बंगाल में कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है, इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, सीएपीएफ सभी लोग ने मिलकर पार्टिसिपेशन किया था। और इस एक्सरसाइज को कंक्लूड कैसे किया गया है? इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज के साथ, जो कि तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में कंडक्ट कराई गई थी। चलिए, इस न्यूज़ को मैंने पहले भी 2-3 बार, आई थिंक जितना मुझे याद है कि मैंने डिस्कस किया है। अब 11 फरवरी को वापस से ये न्यूज़ चर्चा में आ जाएगी, तो हम इसको वापस से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई भूल गया होगा तो रिकॉल कर लेगा। इंडिया सेट टू होस्ट फर्स्ट ई-प्रिक्स द FIA फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप इन हैदराबाद। तो भारत हैदराबाद में FIA फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप की पहली ई-प्रिक्स की मेजबानी करने के लिए तैयार है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ई-प्रिक्स जो है वो कहाँ पे कंडक्ट हो रही है? फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप तो भारत के हैदराबाद में कंडक्ट की जा रही है। और ये इवेंट पूरी तरीके से क्लाइमेट फ्रेंडली होगा और इसमें जीरो कार्बन एमिशन पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, 11 फरवरी को हैदराबाद ई वर्ल्ड कप चैंपियनशिप को यहाँ पे मेजबानी करने वाला है। और इसके लिए जो हमारे स्पॉन्सर हैं वो कौन है? ग्रीन को जो है वो स्पॉन्सर है यहाँ पर। ये 4th रेस हो रही है इस सीजन की। इसके पहले की जो रेसेस हुई थी वो मैक्सिको रियाद में कंडक्ट हुई थी। नेक्स्ट है राफेल बार्नी अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो राफेल बार्नी किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस के खिलाड़ी हैं। और किस फील्ड से है? तो फुटबॉल खेलते हैं। और इन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया, संन्यास ले लिया। और इनका कहना है कि अब मैनचेस्टर यूनाइटेड में ही अपने करियर को, बाकी करियर को, बचे हुए करियर को उसमें ही हमको उसमें ध्यान देना है, इसलिए अब वो फ्रांस के लिए नहीं खेलेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें। साथ ही साथ ही बिकम ओनली द 4th प्लेयर इन द हिस्ट्री टू विन बोथ द वर्ल्ड कप एंड द चैंपियन लीग इन द सेम ईयर। तो एक ही साल में इन्होंने वर्ल्ड कप को भी जीता था और चैंपियन लीग को भी जीता था। ऐसा करने वाले इतिहास में चौथे नंबर के खिलाड़ी बन गए। चलिए, हम बात करेंगे के विश्वनाथन सर के बारे में, जो कि एक लीजेंडरी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर रहे हैं, जिन्हें पद्म श्री अवार्ड भी दिया जा चुका है और इनका निधन हो गया है। सो लीजेंडरी फिल्म मेकर, एक्टर एंड डायरेक्टर के विश्वनाथ पास्ड अवे रिसेंटली। और इनको कला तपस्वी के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? कला तपस्वी के नाम से भी इनको जाना जाता था। इनका जन्म 1930 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इन्होंने तेलुगु, तमिल और हिंदी में कई सारी मूवीज को प्रोड्यूस करने का काम किया है, इसलिए इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया जा चुका है 2016 में। 2016 में इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था और 1992 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ठीक है ना, और कई सारे इन्होंने नेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं। नेक्स्ट है एक छोटी सी बुक जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए, अ न्यू बुक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इस बुक के ऑथर कौन है? तो आंसर हो जाएगा इस बुक के ऑथर मेघनाथ देसाई हैं। इस बुक को रिसेंटली रिलीज किया गया है। इस बुक में बताया गया है कि 18th सेंचुरी के बाद जब हमारी इकोनॉमी हमने ग्रोथ करना शुरू की, अपनी पॉलिसी बनाई, किस तरीके से पॉवर्टी, जो गरीबी है ना, और उनके इंटरेस्ट को हमने यहाँ पे ध्यान में रखते हुए अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को तैयार किया था। तो वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सोलोमन आइलैंड के बारे में। सुनिएगा, पहले तो लोकेशन को समझो। ये ऑस्ट्रेलिया है, इसकी कैपिटल यहाँ पे दिख रही है, कैनबरा है। ये पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन में ये पापुआ न्यू गिनी के पास आप देखोगे एक छोटा सा आइलैंड है, डॉट जैसा दिख रहा है ना, ये है आपका सोलोमन आइलैंड। और कुछ समय पहले सोलोमन आइलैंड और चाइना के बीच में पैक्ट साइन हुआ था। हालांकि सोलोमन के प्रेसिडेंट ने कहा था कि हम चाइना को परमिशन नहीं देंगे कि वो हमारे यहाँ आके मिलिट्री बेस बनाए, लेकिन फिर भी यूएसए को तो डर है कि जैसे कि ताइवान पे कब्जा करने को उतारू है चाइना, और चाइना अलग अलग देशों में अपने मिलिट्री बेसिस बनाता है। जिबूती में मिल जाएगा, हम्मन कोटा पोर्ट आपको श्रीलंका में मिल जाएगा, तो वैसे यहाँ भी कहीं मिलिट्री बेस ना बना ले चाइना। तो ऐसा डर यूएसए को सताता रहता है। तो यूएसए ने डिसाइड किया है हम अपनी एम्बेसी को वापस से ओपन करेंगे सोलोमन आइलैंड में। तो वापस से ओपन कर दिया। तो यूएसए ने वापस से सोलोमन आइलैंड में अपनी एम्बेसी को, दूतावास को ओपन कर दिया है। बात समझ में आ रही? न्यूज़ बस इतनी सी है। US opened an embassy in the Solomon Island to counter China's push into the Pacific। ठीक है, और जो सोलोमन आइलैंड की कैपिटल है जिसका नाम है होनियारा,
तो होनियारा जो कैपिटल है यहाँ पर एक स्मॉल स्केल पे कम वर्कर्स के साथ, कम एम्बेसडर्स के साथ, है ना, कम डेलीगेट्स के साथ एक छोटी सी एम्बेसी तैयार की है यूएसए ने और वापस से इसको ओपन किया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूएसए की एम्बेसी जो थी वो सोलोमन आइलैंड में नहीं थी। सोलोमन आइलैंड में पहले एम्बेसी यूएसए की थी, लेकिन 1993 में यूएसए ने अपनी एम्बेसी को बंद कर दिया था, ठीक है। और अब 30 सालों बाद वापस से अपनी एम्बेसी को ओपन करने का काम यूएसए कर रहा है सोलोमन आइलैंड में। तो यहाँ पे सोलोमन आइलैंड के बारे में 2-4 बातें और बता देते हैं हम आपको। तो ये पैसिफिक, आपको पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड देखने को मिलेगा बिटवीन द पापुआ न्यू गिनी एंड द वनुआटू, ठीक है। तो इनके बीच में आपको ये आइलैंड देखने को मिलेगा जिसकी कैपिटल है होनियारा, ठीक है। सोलोमन आइलैंड की कैपिटल आपको देखने को मिल गई। सोलोमन आइलैंड जो है वो यहाँ पर मलेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं ये, और यहाँ पर एक एथिकल ग्रुप जो रहता है, जो यहाँ की ट्राइब आप बोल सकते हैं, यहाँ के नेटिव बोल सकते हैं, वो है मेलानेशियन, यहाँ पर रहते हैं। इस आइलैंड को इनिशियली कंट्रोल करता था ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर के बाद ये जर्मनी के हाथों में गया, फिर जापान के हाथों में गया, फिर यूके के हाथों में गया, और फिर बाद में ये जब यूएसए के हाथों में गया। 1978 में सोलोमन आइलैंड जो है वो एक इंडिपेंडेंट आइलैंड बन गया था, ठीक है ना, अंडर द ब्रिटिश क्राउन, जिसमें अपना एक खुद का पार्लियामेंट्री सिस्टम था, और आज ये कॉमनवेल्थ का एक हिस्सा भी है। कुछ शॉर्ट न्यूज़ है, उसके बाद हम एनवायरनमेंट पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। 2 बातें आपको एनवायरनमेंट के बारे में बतानी है। तो छोटी सी कुछ न्यूज़ है वो हम देख लेते हैं कि पहली मीटिंग ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप अंडर द G20 कहाँ पे शुरू हो गई है? गुवाहाटी में शुरू हो गई है। गोवा ने लॉन्च किया है एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम। विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम, इसको गोवा के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। खादी फैशन शो की शुरुआत कर दी गई है रन ऑफ कच्छ में। तो याद रखिएगा, खादी फैशन शो कहाँ हो रहा है? रन ऑफ कच्छ में हो रहा है। अब अगली बात करते हैं सीजियम 137। सीजियम जैसे कि यूरेनियम होता है, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और यूरेनियम के आइसोटोप आपने पढ़े होंगे, यूरेनियम 235, है ना। वैसे प्लूटोनियम के बारे में पढ़ा होगा। आइसोटोप आई थिंक आप लोग समझते होंगे, हिंदी में आइसोटोप को समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सीजियम 137 found in the Western Australia. Lost cesium 137 found in the Western Australia. Cesium 137 is the most common radioactive form of the cesium. तो cesium का रेडियो एक्टिव फॉर्म क्या होता है? तो cesium 137 होता है, याद रखेंगे इस बात को। तो आज का आपका सेकेंड जो क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन तो मैंने पूछा था कि जो आपकी मकर रेखा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उसको कौन सी नदी 2 बार कट करती है, तो उस नदी का नाम आपको हमें बताना था। सेकंड क्वेश्चन है कि जो सीजियम है ना, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है? तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देना, जरा हम भी आपका स्टैटिक और साइंस को चेक करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट के बारे में जो कि IPCC के द्वारा रिलीज की गई है। 2 डिग्री सेल्सियस वार्निंग बाय 2050। अब वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है, लगातार कार्बन एमिशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2050 तक जो अर्थ है उसका एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा, मतलब और ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगेगी, ऐसा आप मान सकते हैं। सो स्टडी पब्लिश टाइटल कॉन्ट्राडिक्टेड प्रोजेक्शन फ्रॉम द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPC, और इन्होंने कहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा 2050 तक, इवन अंडर अ लो एमिशन सिनेरियो। ये बात यहाँ पे कही गई है। ये जो रिसर्चर है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का यूज करके यहाँ पर एक एस्टिमेट बताते हैं और एक प्रोडिक्शन देते हैं किस तरीके से अर्थ का तापमान या टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। The world has recorded 1.1 degree Celsius rise in the temperature compared with the average in 1850 to 1900। 1850 और 1900 के कंपैरिजन में जो अर्थ है उसका एवरेज टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हुआ है। और जो कि हमारे अब यहाँ पे जो प्रिडिक्शन दिया गया है ना, ये प्रिडिक्शन हमारे पेरिस एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट में कहा था कि हम हर हाल में कोशिश करेंगे कि अर्थ का जो टेम्परेचर है इंक्रीज होता हुआ जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से कभी ज़्यादा ना हो, उसके नीचे ही रहे। तो ये पेरिस एग्रीमेंट के भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। द पेरिस एग्रीमेंट एम टू लिमिट द राइज टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेड हेडेड बल्चर के बारे में। रेड हेडेड बल्चर जिसको एशियन किंग बल्चर या फिर
पौंडीचेरी बल्चर के नाम से भी जाना जाता है। IUCN की ये क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में शामिल है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की शेड्यूल 1 में ये शामिल है। इतनी चीज़ें क्लियर है इस बर्ड के बारे में। अब लगातार इनकी संख्या डिक्लाइन होते जा रही है, लगातार संख्या कम होते जा रही है और अभी हाल ही में रेड हेडेड वल्चर को स्पॉट किया गया है असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। सो असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है भाई ये? तो ये है आपकी दिल्ली और हरियाणा की बॉर्डर पे। अभी हम इसकी लोकेशन को समझेंगे। द रेड हेडेड वल्चर वॉज स्पॉटेड इन द असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Red-headed vulture is one of the 9 species of vulture which is found in India. इसे एशियन किंग वल्चर और पौंडीचेरी वल्चर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या लगातार कम हो रही है। रीजन क्या है? डाइक्लोफेनिक पॉइजनिंग। डाइक्लोफेनिक का यूज बेसिकली एक ड्रग है जिसका यूज ह्यूमन बॉडी पे किया जाता है, ह्यूमन बॉडी में इलाज करने के लिए किया जाता है, लेकिन जानवरों पे भी इनका कई बार इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण जानवरों में क्या होता है, बर्ड्स में वल्चर में उनकी किडनी फेलियर हो जाते हैं और उनकी जान चली जाती है। तो इस बेसिकली केमिकल या ड्रग के कारण इनकी संख्या में ड्रास्टिकली कमी देखी गई है। असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे देखने को मिलेगी। सदर्न दिल्ली रिज ऑफ अरावली हिल रेंज, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, सो ये आज के हमारे करंट अफेयर्स थे। ये हमारी कुछ हेडिंग्स हैं जो कि मैंने डिस्कस किए हैं आपको, आप इनको यहाँ से पढ़ सकते हैं। अंत में क्वेश्चन जैसे कि मैंने पूछा ही था, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सीजियम, और सीजियम का आपको जो लॉस्ट आइसोटोप या रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिला है वो सीजियम 137 है। इस बात को भी आपको याद रखना है। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। दोनों प्रश्नों के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देना, सही आंसर भी मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय।